हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय स्टडी चैनल अक्षय क्लासेस। स्टूडेंट, जितने भी कक्षा 10 के विद्यार्थी हैं और कक्षा 10 के सामाजिक विज्ञान 2025 में परीक्षा देने वाले हैं, तो उनके लिए यह वीडियो बिल्कुल खास होने वाली है। आप इस एक वीडियो को देख करके 70 नंबर बिल्कुल आपका पक्का हो जाएगा। बोर्ड परीक्षा में 100% नंबर मेरे प्यारे बच्चों यहीं से छप करके आएगा। महामैराथन यह क्लास की वीडियो होने वाली है, जो 70 नंबर में आपको 65 नंबर लाने से एकदम बिल्कुल कोई भी नहीं रोक सकता है। टॉपर की तरह आप भी 95% नंबर ला पाओगे और पेपर में जा करके मेरे प्यारे बच्चों धुआं कर दोगे, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से मैं जितने भी इंपॉर्टेंट बहुविकल्पी प्रश्न हैं, लघु उत्तरीय प्रश्न हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न हैं, उन सभी को आप लोग देख पा रहे हैं, उन सभी को हम लोग एक एक करके पढ़ेंगे, ताकि बोर्ड परीक्षा में जा करके 70 नंबर में 70 नंबर ला सके। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगेगी तो वीडियो को प्यारा सा लाइक करना है और वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर करके हमारे चैनल पर यदि पहली बार आप लोग विजिट किए हैं तो हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को सब्सक्राइब कर लेना है। चलिए बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ेंगे सामाजिक विज्ञान के जितने भी महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न हैं उन सभी प्रश्नों को। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इन सबको पढ़ना है। तो स्टूडेंट चलिए, आपका पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। ऑप्शन है कि 1788, ऑप्शन बी है कि 1790 और ऑप्शन सी है 1789 ईस्वी और ऑप्शन डी है 1787 ईस्वी में। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 1789 ईस्वी में फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अब प्रश्न संख्या 2 को पढ़ते हैं कि जर्मनी का एकीकरण का श्रेय इनमें से किसे दिया जाता है। आंटोवान बिस्मार्क, हिटलर, विलियम प्रथम या मैत्सनी को। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा आंटोवान बिस्मार्क। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए प्रश्न संख्या 3 पढ़ते हैं कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गया था। तो प्यारे बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन जो चलाया गया था 1930 ईस्वी में चलाया गया था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं, क्वेश्चन संख्या 4 को, कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। 1885, 1857, 1904 या 1955 में। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी प्यारे बच्चों वो हुई थी 1885 में। ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब 5 नंबर क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि महामंदी का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था। तो 1919 में, 1929 ईस्वी में, 1924 ईस्वी में या 1934 ईस्वी में। तो महामंदी का जो प्रारंभ हुआ था प्यारे बच्चों 1929 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब चलिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है। वाशिंगटन, न्यूयॉर्क में, जिनेवा में या ऑस्ट्रिया में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूयॉर्क में। ये जितने क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट है, सबको एक एक करके मेरे प्यारे बच्चों पढ़ना है। चलिए अब क्वेश्चन संख्या 7 की तरफ पढ़ते हैं कि पुनर्जागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी। रोम में, ब्रिटेन में, इटली में या ऑस्ट्रिया में। तो पुनर्जागरण की जो शुरुआत हुई थी प्यारे बच्चों वो हुई थी इटली में। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 8 है कि कपास की खेती के लिए कौन सी मृदा उपयुक्त है। काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल मृदा या लेटराइट मृदा। तो कपास की खेती के लिए जो सबसे उपयुक्त मृदा मानी जाती है वो काली मृदा मानी जाती है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 9 प्यारे बच्चों देखिए कि पंजाब में भूमि निम्नीकरण का क्या कारण है। गहन खेती, अधिक सिंचाई, वनों उन्मूलन या अति पशुचारण। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो देखिए पंजाब में भूमि निम्नीकरण का जो प्रमुख कारण है वो है अधिक सिंचाई। क्या है? अधिक सिंचाई। ऑप्शन बी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 10 देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी रबी की फसल है। चावल है कि चना है, मोटे अनाज है कि कपास है। तो इनमें से कौन सी रबी की फसल है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल यहां सही हो जाएगा कि चना जो है रबी की फसल है। ठीक है, एकदम वीवीआईपी क्वेश्चन है,
वीवीआईपी क्वेश्चन है, जितने सबको आप लोगों को मैंने एक एक करके पढ़ा रहा हूं। कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के भी नाम से जाना जाता है, निम्नलिखित में से किस राज्य में पाई जाती है? उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान या मिजोरम। तो देखिए, कर्तन दहन कृषि, जिसे झूम कृषि के नाम से भी जानते हैं, यह जो है मिजोरम में पाई जाती है। अब आपका अगला क्वेश्चन है 12 नंबर कि झारखंड में स्थित कोडरमा निम्नलिखित में से किस खनिज का अग्रणी उत्पादक है? ठीक है, कोडरमा किस जो खनिज का अग्रणी उत्पादक है? बक्साइट, लौह अयस्क, अभ्रक या तांबा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि अभ्रक का। किसका? अभ्रक का। ऑप्शन सी प्यारे बच्चों बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 13 देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला या ज्वारीय ऊर्जा। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों हो जाएगा कोयला। क्या हो जाएगा? कोयला। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ते हैं। 14 हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा उद्योग चूना पत्थर को कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त करता है? एल्युमिनियम, चीनी, सीमेंट या मोटर गाड़ी। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सीमेंट हो जाएगा। ऑप्शन सी बिल्कुल यहां से सही हो जाएगा। अब 15 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिवहन साधन भारत में प्रमुख साधन है? पाइपलाइन, वायु परिवहन, रेल परिवहन या सड़क परिवहन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों कि जो है रेल परिवहन जो है भारत में प्रमुख साधन माना गया है। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 16 को देख लेते हैं कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की संख्या है? 9 है, 10 है, 7 है या 8 है। तो इसका राइट आंसर प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा कि भारत में केंद्र शासित राज्यों की जो संख्या है वो 8 है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब हम लोग प्रश्न संख्या 17 पढ़ते हैं कि भारत में मताधिकार का मतलब है प्यारे बच्चों मत देने का अधिकार, यानी वोट देने की अधिकार की आयु क्या है? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 20 वर्ष या 18 वर्ष। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि 18 वर्ष। क्या है? 18 वर्ष है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 18 पढ़ते हैं कि किसी देश के विकास को निर्धारित करने का आधार है स्वास्थ्य व शिक्षा का स्तर, प्रति व्यक्ति आय, व्यक्तियों का साक्षरता दर या उपयुक्त सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों को उपयुक्त सभी, क्योंकि किसी भी देश का विकास निर्धारित करने के लिए वहां का स्वास्थ्य, शिक्षा और प्रति व्यक्ति आय के साथ साथ वहां का साक्षरता दर पर भी ध्यान दिया जाता है, इसलिए राइट आंसर डी सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 19 के तरफ बढ़ते हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, जेनेवा में, पेरिस में या ओटावा में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में। कहां हो जाएगा? जिनेवा में। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब प्रश्न संख्या 20 को हम पढ़ते हैं कि टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है? पंजाब में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में या उत्तराखंड में। तो टिहरी बांध परियोजना किस राज्य में स्थित है प्यारे बच्चों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्तराखंड में। इस तरह से जो है जितने इंपॉर्टेंट पूरे बुक से बहुविकल्पी प्रश्न थे, उन सबको हम लोगों ने एक एक करके पढ़ा। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या मेरे प्यारे बच्चों? आप लोग देख पा रहे हैं सभी महत्वपूर्ण लघु उत्तरी और दीर्घ उत्तरी प्रश्न जो कि बोर्ड पेपर में 100% पक्का आएगा। इन्हीं क्वेश्चन को देख लीजिए और आप लोग देख लीजिए कि ये सारे के सारे क्वेश्चन बार बार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब देखिए इन सारे क्वेश्चनों को हम क्या करेंगे? एक एक करके पढ़ेंगे। आपका देखिए पहला ही क्वेश्चन है कि नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। आप लोग नेपोलियन के बारे में पढ़े हैं, राष्ट्रवाद का यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय के बारे में पढ़े हैं, वहीं से हैं। नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कीजिए। हम लोग लिखेंगे उत्तर कि नेपोलियन बोनापार्ट विश्व के महानतम व्यक्तियों में से एक था। उसके असाधारण कार्य और आश्चर्यजनक विजयों ने 1799 ईस्वी से 1815 ईस्वी तक
संपूर्ण यूरोप को प्रभावित किया। उसके प्रमुख सुधार निम्नलिखित है। कौन कौन से सुधार है? सबसे पहला सुधार है प्यारे बच्चों कि शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन जो था अपने शासन संबंधी सुधार किया था। क्या किया था प्यारे बच्चों? तो पहला है शासन संबंधी सुधार। नेपोलियन की शासन व्यवस्था प्रतिभा, व्यापकता और कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। किसके सिद्धांतों पर? कार्य क्षमता के सिद्धांतों पर आधारित थी। देश की अराजकता को समाप्त करने के लिए शासन पर केंद्रीकरण कर दिया था। कौन? नेपोलियन। ठीक है। अब दूसरा क्या है? आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने दूसरा सुधार क्या किया था? आर्थिक सुधार। नेपोलियन ने पेरिस में बैंक ऑफ फ्रांस की स्थापना कराई। मादक द्रव्य आप समझते हैं, नशीले द्रव्यों, नमक आदि पर कर लगाया। मजदूरों का वेतन निश्चित किया। चोर बाजारी, सट्टेबाजी को क्या कर दिया था? समाप्त कर दिया था। अगला सुधार क्या है? धार्मिक सुधार। धार्मिक सुधार के बारे में लिखेंगे कि नेपोलियन ने अपने देशवासियों को धार्मिक स्वतंत्रता प्रदान करने का प्रयत्न किया था। राज्य की ओर से सभी को अपने धर्म का आचरण करने की स्वतंत्रता प्रदान की गई थी। ठीक है। और 4 नंबर में है शिक्षा संबंधी सुधार। नेपोलियन ने शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण सुधार किए थे। उसने फ्रांस में राष्ट्रीय शिक्षा की नींव डाली और पेरिस में एक विश्वविद्यालय की स्थापना की। तो इस तरह से प्यारे बच्चों क्या करोगे? नेपोलियन द्वारा किए गए सुधारों का वर्णन कर दोगे। आपका जो नंबर है बिल्कुल पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं। पूरे बुक का क्वेश्चन इसी वीडियो में मैं खत्म कर दे रहा हूं। आप लोग ध्यान से एक एक क्वेश्चन को सावधानी से पढ़िए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए, क्योंकि आपके साथ साथ आपका दोस्त भी टॉप बनना चाहता है। चलिए, जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया का संक्षिप्त में वर्णन कीजिए। जर्मनी की एकीकरण की प्रक्रिया कैसे हुई थी? आप इसका उत्तर कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि राष्ट्रवादी भावनाएं मध्यम वर्गीय जर्मन लोगों में काफी व्याप्त थी। उन्होंने 1848 ईस्वी में जर्मन महासंघ के विभिन्न इलाकों को जोड़कर एक निर्वाचित संसद द्वारा शासित राज्य बनाने का प्रयास किया था, मगर इस पहल को राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर के क्या कर दिया था? दबा दिया था। किसने एक संसद बनाया था? तो मध्यम वर्गीय लोग जो थे वो राष्ट्रवादी विचारधारा के थे, उन्होंने संसद बनाई थी। ठीक है। राजशाही और फौज की ताकत ने मिलकर दबा दिया था। उनका प्रथा बड़े भूस्वामियों ने भी समर्थन किया था। उनके प्रथा के बड़े भूस्वामियों ने क्या कर दिया था? समर्थन किया था। उसके बाद प्रसा एक पद होता था। ठीक है। प्रसा ने राष्ट्रीय एकीकरण के आंदोलन का नेतृत्व को संभाल लिया। उसका मुख्यमंत्री ऑटोवान बिस्मार्क इस प्रक्रिया का जनक था, जिसे प्रसा की सेना और नौकरशाही की मदद ली। 7 वर्ष के दौरान ऑस्ट्रिया, डेनमार्क और फ्रांस से 3 युद्धों में प्रसा की जीत हुई और एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई। जनवरी 1871 में वर्साय में हुए एक समारोह में प्रसा के राजा विलियम प्रथम की जर्मनी का सम्राट घोषित कर दिया गया। इस तरह 1871 में जर्मनी का एकीकरण हुआ था। इतना आपको एकदम अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन एकदम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्या है कि भारत में रॉलेट एक्ट क्या था, उसका विरोध कैसे किया गया था और परिणाम क्या हुआ था, ये आपको लिखना है। रॉलेट एक्ट एकदम महत्वपूर्ण टॉपिक। रॉलेट एक्ट के बारे में क्या लिखेंगे कि रॉलेट एक्ट 1919 ईस्वी में पारित एक ऐसा कानून था जिसमें भारतीयों पर किसी तरह के मुकदमे को चलाए बिना शंका के आधार पर गिरफ्तार करके 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता था। देख रहे हैं रॉलेट एक्ट कितना मतलब ये अजीब टाइप का था। केवल शक के आधार पर भारतीयों को क्या कर दिया जाता था? जेल में 2 साल के लिए बंद कर दिया जाता। परिणाम क्या हुआ था? अंग्रेजों ने राष्ट्रवादियों पर दमन शुरू करने के साथ मार्शल लॉ लागू कर दिया। 13 अप्रैल को जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। ठीक है। इसके परिणाम में और विरोध में लिखेंगे कि भारत में लोगों द्वारा रॉलेट एक्ट का विरोध निम्न प्रकार से किया गया था। पहला लिख देंगे कि विभिन्न महाशहरों में रैलियां जुलूसों का आयोजन किया गया। दूसरा में लिखेंगे कि कई शहरों में दुकानदारों ने दुकान बंद करके अपना विरोध जताया था। तो इस तरह से भारत में रॉलेट एक्ट क्या था और उसका परिणाम कैसे किया गया, विरोध किया हुआ, इन सब के बारे में हम लोग लिख देंगे। अब चलिए क्वेश्चन संख्या 4 देख लेते हैं।
4 देख लेते हैं। सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? सत्याग्रह सत्य के लिए आग्रह करना, सत्याग्रह समझिए। सत्याग्रह के विचार का मूल आधार सत्य की शांति पर आग्रह तथा सत्य की खोज करना है। गांधी जी इसके प्रबल समर्थक थे तथा उन्होंने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। अगर पहला क्या है, अगर आपका उद्देश्य सच्चा है, यदि आपका संघर्ष अन्याय के खिलाफ है, तो उत्पीड़क से मुकाबला करने के लिए शारीरिक बल की आवश्यकता नहीं है। दूसरा में लिखेंगे, प्रतिशोध की भावना या अकर्मण्य का सहारा लिए बिना सत्याग्रही केवल अहिंसा के सहारे भी अपने संघर्ष में सफल हो सकता है। गांधी जी का यह मानना था। 3 नंबर में लिखेंगे कि इस संघर्ष में अंततः सत्य की ही जीत होती है। गांधी जी का अटूट विश्वास था कि अहिंसा का धर्म सभी भारतीयों को एकता के सूत्र में बांध सकता है। इस तरह से हम लोग सत्याग्रह के विचार और इसके क्या मतलब थे लिख करके चले आएंगे। ठीक है, अब हम नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। एक कदम भी वीआईपी क्वेश्चन है, महामंदी हर साल पूछा जा रहा है। तो लिखेंगे 1929 ईस्वी में आर्थिक महामंदी की शुरुआत हुई। इस महामंदी के प्रमुख कारण निम्नलिखित है। पहला, औद्योगिक क्रांति के कारण अमेरिका तथा ब्रिटेन में बड़े पैमाने पर उत्पादन कार्य होने लगा था। 1930 तक तैयार माल इतना बड़ा भंडार एकत्र हो गया था कि उसका कोई खरीदार ही नहीं रहा। मतलब जो भी भंडारण था वो भंडारण क्षमता बहुत अधिक बढ़ गई थी और खरीदार की संख्या कम हो गई थी। तो ये भी एक महामंदी का पहला कारण था। दूसरा लिखेंगे, कृषि क्षेत्र में अति उत्पादन के कारण कृषि उत्पादों की कीमतें गिरने लगी। किसानों ने अपनी घटती आय को बढ़ाने के लिए अत्यधिक उत्पादन शुरू कर दिया, किंतु इससे कीमतें और गिरने लगी। देखिए, पहले से ही बहुत ज्यादा जो कृषि सामग्री थी वो इकट्ठा हो रखी थी और किसानों ने अपनी आय बढ़ाने के चक्कर में और उत्पादन कर दी। इस तरह से क्या हो गया, तो और उसकी कीमत गिर गई। तो ये दूसरा कारण था। 3 नंबर में लिखेंगे, यूरोप में कई बैंक धाराशायी हो गया। कई देशों की मुद्रा की कीमत बुरी तरह से गिर गई थी। आर्थिक महामंदी के कारण ये सारी घटनाएं हो रही है। अमेरिका के शेयर बाजार में शेयरों की कीमत में गिरावट आ गई। इसकी वजह से वहां लाखों व्यापारियों का दिवाला निकल गया था। ठीक है, तो इस तरह से लिख करके हम लोग चले आएंगे कि महामंदी के कारणों की व्याख्या कीजिए। तो इसका आंसर ऐसे ही लिख करके चले आना है, बिल्कुल आपका नंबर नहीं कटेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन और भी जितने इंपॉर्टेंट है पूरे बुक का हम लोगों ने इसमें लिख रखा है, चाहे वह जो भी हो। देखिए, 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मिट्टी पाई जाती है। इस पर मुख्य रूप से कौन सी फसल उगाई जाती है? पहला लिखेंगे कि काली मृदा का रंग काला होता है। ठीक है, इसे रेगर मृदा भी कहते हैं। यह लावाजनक सैलों से बनती है। यह मृदा महाराष्ट्र, सौराष्ट्र, मालवा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के पठार में पाई जाती है काली मृदा। ठीक है, आप लोग लिख देंगे कहां कहां, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, 3 राज्य हो गया। काली मृदा कपास की खेती के लिए उचित समझा जा सकता है। इसे काली मृदा के नाम से भी जाना जाता है। तो इस तरह से आप लोग लिख दीजिएगा कि 3 राज्यों के नाम बताइए जहां काली मृदा पाई जाती है और इस पर मुख्य फसल कौन उगाई जाती है। तो मुख्य फसल इसके लिए कपास, किसके लिए? काली मृदा के लिए कपास है। ठीक है, तो इस तरह से आपको उत्तर लिख करके चले आना है। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम। मृदा अपरदन मृदा के कटाव को कहते हैं। बिल्कुल आप लोग समझिए इस बात को, किसको कहते हैं? मृदा के कटाव को। की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? तो पहला हम लोग उत्तर लिखेंगे कि मृदा के कटाव और उसके बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। विभिन्न मानवीय तथा प्राकृतिक कारणों से मृदा अपरदन होता रहता है। पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए निम्नलिखित तरीके अपनाएं। कौन कौन से वो तरीके हैं, क्या क्या अपनाना है आप लोग देखिए। पहला, पर्वतीय ढालों पर समोच्च रेखाओं के समांतर हल चलाने से ढाल के साथ जल बहाव की गति जो है घटती है। इससे समोच्च जुताई भी कहा जाता है। ठीक है, दूसरा लिखेंगे, पर्वतीय ढालों पर सीढ़ीदार खेत बना करके और नालिका अपरदन को रोका जा सकता है। पश्चिमी और मध्य हिमालय में सोपान अथवा सीढ़ीदार खेती कृषि काफी विकसित है। यहां से एक और क्वेश्चन बन जाएगा कि मध्य हिमालय में कौन सी जो खेती है ज्यादा विकसित हुई है।
तो आप लोग बढ़ा दीजिएगा सीढ़ीदार खेती। ठीक है, अब चलिए 3 नंबर में लिखेंगे कि पर्वतीय ढालों पर बांध बनाकर जल प्रवाह को समुचित ढंग से रोका एवं खेती के काम में लगाया जा सकता है। मृदा रोधक बांध और नालिका के फैलाव को रोकते हैं। तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे पहाड़ी क्षेत्रों में मृदा अपरदन की रोकथाम के लिए क्या क्या कदम उठाना है, आप लोग तैयार करके जाइएगा, क्योंकि सीरीज में बहुत बड़ा बड़ा दे रखा है। मैंने सबको एकत्रित करके जितने इंपॉर्टेंट है और अपने भाषा में संक्षिप्त तरीके से लिख रखा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। जैव विविधता क्या है? जैव विविधता क्या है? मानव जीवन में इसकी महत्ता का वर्णन कीजिए। जैव विविधता, देखिए जैव विविधता के जीव मंडलों में पाए जाने वाले जीवों को विभिन्न जातियों में पाई जाने वाली विविधता है। ठीक है, दूसरे शब्दों में कहे तो जैव विविधता वनस्पति एवं प्राणियों में पाई जाने वाले जातीय विभेद को प्रकट करती है, विविधता भिन्नताओं को प्रकट करती है। भूपृष्ठ पर वर्तमान जैव विविधता अरबों वर्षों से हो रहे जीवन के सतत विकास की प्रक्रिया है, परिणाम है। ठीक है, विकास की प्रक्रिया का परिणाम है। पर्यावरण ह्रास के कारण जैव विविधता का क्षय हुआ है। जीवों की अनेक प्रजातियां जो है लुप्त हो गई है तथा कोई संकटग्रस्त में भी है। आप लोग अभी ध्यान दिए होंगे कि जो गिद्ध की प्रजाति हो क्या है, संकटग्रस्त में है, लुप्त हो जाएगी। चलिए मानव जीवन के लिए इसका महत्व लिखेंगे। मानव अपने उत्पत्ति काल से ही विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति जीव जगत से ही करता चला आ रहा है। मानव को भोजन, आवास एवं परिवेश संबंधी विभिन्न आवश्यकताओं और अपने अस्तित्व के लिए जैव विविधता पर ही निर्भर रहना पड़ता है। ठीक है, जैव विविधता का उपयोग के दृष्टि से ही मानव अधिक उपयोगी प्राणियों और पौधों का पालतूकरण किया है। कृषि एवं पशुपालन इसी आवश्यकता का परिणाम है। तो इस तरह से प्यारे बच्चों लिख करके चले आएंगे कि जैव विविधता क्या है और मानव जीवन में इसका महत्ता का क्या वर्णन किया गया है, क्या महत्व है, इस तरह से हम लोग लिख करके चले आएंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जितने क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है 19 को मैं पढ़ा रहा हूं। ठीक है, और वीडियो लंबा नहीं होगी, 25-26 मिनट की वीडियो बनेगी अधिक से अधिक और खत्म हो जाएगा। चलिए भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। तो भारतीय कृषि की 3 विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रकृति पर निर्भरता, यानी कि भारतीय जो कृषि है वो पूर्ण रूप से प्राकृतिक पर निर्भर करती है। भारतीय कृषि मानसूनी वर्षा पर निर्भर करती है। यही कारण है कि वर्षा की अनियमित एवं अनिश्चितता भारतीय कृषि की अर्थव्यवस्था को सर्वाधिक प्रभावित करती है। जिस वर्ष मानसूनी वर्षा का नियमित होती है, कृषि उत्पादन भी नियमित मात्रा में प्राप्त होती है। मतलब जिस वर्ष वर्षा एकदम क्रमबद्ध तरीके से, अच्छे तरीके से, मात्रा के अनुसार होगा, उस वर्ष फसल भी अधिक होगी। 2 नंबर में लिखेंगे कृषि की निम्न उत्पादकता। दूसरा है कि भारत में कृषि उपजों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन अपेक्षाकृत अन्य देशों से कम है। अन्य देशों से क्या है प्यारे बच्चों, कम है। प्रति श्रमिक की दृष्टि से भारत में कृषि श्रमिकों की औसत वार्षिक उत्पादकता केवल $105 है। मतलब लगभग जो है 85-8600 के रुपये के पास आसपास है, या अप्रोक्स 9,000 के। चलिए अब खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता। भारतीय कृषि में खाद्यान्न फसलों की प्रमुखता रहती है, क्योंकि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या के भरण पोषण के लिए ऐसा किया जाना चाहिए। तो इस तरह से भारतीय कृषि की कोई 3 विशेषताओं का हम लोग क्या कर देंगे, वर्णन कर देंगे, लिख देंगे, हमें नंबर पूरे के पूरे मिल जाएंगे। अब चलिए अगला क्वेश्चन है जल दुर्लभता। जल दुर्लभता क्या है, इसके मुख्य कारण क्या है, ये आपको बताना है। जल दुर्लभता इसके नाम से ही जान रहे, जल के विशाल भंडारण तथा नवीनीकरण गुणों के होते हुए भी यदि जल की कमी महसूस की जाए तो उसे जल दुर्लभता कहते हैं। विभिन्न क्षेत्रों में जल की कमी या दुर्लभता के कारण निम्नलिखित कारण उत्तरदायी हो सकते हैं। पहली, बढ़ती हुई जनसंख्या। जो जल दुर्लभता का कारण है बढ़ती हुई जनसंख्या भी है। जल अधिक जनसंख्या के घरेलू उपयोग में ही नहीं बल्कि अधिक अनाज उत्पादन बढ़ाने के लिए जल संसाधनों का अति शोषण करके सिंचित क्षेत्रों को भी बढ़ा दिया जाता है। ठीक है। दूसरा लिखेंगे कि जल का असमान वितरण। भारत में ऐसे बहुत से क्षेत्र हैं जहां सूखा पड़ता है, वर्षा बहुत कम होती है, जैसे राजस्थान है। ठीक है, ऐसे क्षेत्रों में भी जल दुर्लभता या जल की कमी को देखी जा सकती है। ठीक है। निजी कुएं या नलकूप। बहुत से
किसान अपने खेतों में निजी कुएं व नलकूप की सिंचाई करके उत्पादन को बढ़ा रहे हैं, जिससे जल का स्तर दिन प्रतिदिन नीचे गिरता जा रहा है। तो यही इस तरह से हम लोग लिख करके आ जाएंगे जल दुर्लभता के क्या कारण है, इसके मुख्य कारण क्या क्या है, तो इसको हमें अच्छी तरीके से याद करना है, करके चले जाना है। अब अगला हमारा प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है संघवाद क्या है, इसकी प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो लिखेंगे संघवाद। संघवाद सरकार का एक प्रारूप है जिसमें सर्वोच्च सत्ता केंद्रीय प्राधिकरण और उसकी विभिन्न आनुषंगिक इकाइयों के बीच बट जाती है। संघवाद की विशेषताएं, यहाँ सरकार दो या अधिक स्तरों वाली होती है। ठीक है, पहला विशेषता तो यह है। दूसरा लिख देंगे कि अलग अलग स्तर की सरकारें एक ही समूह पर शासन करती है। यह कानून बनाने, कर वसूलने और प्रशासन का उनका अपना अपना क्षेत्र होता है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख देंगे। 3 नंबर में लिखेंगे कि संविधान के मौलिक प्रावधानों को किसी एक स्तर की सरकार अकेले नहीं बदल सकती है। ऐसे बदलाव दोनों स्तर की सरकारों को सहमति से ही हो सकता है। चौथा में लिखेंगे वित्तीय स्वायत्तता निश्चित करने के लिए विभिन्न स्तर की सरकारों के लिए एक राजस्व को अलग अलग स्रोत निर्धारित है। राज्य सरकारें अपना जो कर वसूलती है और केंद्र की सरकारें अलग वसूलती है। ठीक है, 5 नंबर में लिख देंगे इस प्रकार संघीय शासन व्यवस्था के दोहरे उद्देश्य हैं देश की एकता की सुरक्षा करना और उसे बढ़ावा देना तथा इसके साथ ही क्षेत्रीय विविधताओं का पूरा सम्मान करना। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस तरह से हम लोग लिख देंगे कि संघवाद क्या है और इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या है। तो प्यारे बच्चों देख रहे हो ना, आप लोगों के लिए, आप लोगों के बोर्ड एग्जाम के लिए हमने बहुत सारे देख ही पा रहे हैं कितने हम लोगों ने लिख करके एक एक अच्छे तरीके से पॉइंट को पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ताकि आप लोग बोर्ड परीक्षा में जा करके अच्छे से अच्छे जो नंबर है अचीव करके चले आओ। तो अगर यह वीडियो आप सभी को अच्छी लगी है तो एक वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके प्यारे बच्चों मेरे मेहनत के लिए शेयर कीजिए। और इस वीडियो का मैं टारगेट रखता हूं 1K लाइक का। 1K लाइक प्यारे बच्चों आप लोग करा दीजिएगा, आप लोग 1K लाइक करा दीजिएगा। और आप सभी से हम मिलते हैं अगली और नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।